हेलो एवरीवन, हम क्लास 7th साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 18 जिसका टाइटल है अपशिष्ट जल की कहानी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि अपशिष्ट जल क्या होता है। तो हम डेली बेसिस पर सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि में पानी का उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद में जो जल है वो झाग से भरपूर, तेल मिश्रित और काले और भूरे रंग के जल में परिवर्तित हो जाता है। इसी जल को अपशिष्ट जल बोला जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो प्रयुक्त जल है, मतलब जो दूषित जल है, उसको हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उस जल को हमें क्लीन करके उस दूषित जल में से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए और उसका दोबारा उपयोग करना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो दूषित जल है, जो अपशिष्ट जल है, उसका उपचार किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जल की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहली लाइन दी हुई है कि जल हमारी जीवन रेखा, और ये लाइन जो है वो जल के इंपॉर्टेंस को दर्शाती है कि स्वच्छ जल जो है, स्वच्छ जल एक व्यक्ति के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस संसार में, इस विश्व में सभी को स्वच्छ जल की उपलब्धता नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण, जब स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है, इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। इसी बुक के चैप्टर नंबर 16 में हम ये पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में कई महिलाओं और बालिकाओं को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। चैप्टर नंबर 16 में हमने ये भी पढ़ा कि जो स्वच्छ जल की उपलब्धता है वो समय के साथ में कम होती जा रही है। इसके कुछ कारण हैं। कारणों में अगर हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि एक कारण है, सेकंड है प्रदूषण, थर्ड है औद्योगिक विकास, और एक है कुप्रबंधन। मतलब कोई भी वस्तु का अगर हमने मैनेजमेंट, उसका प्रबंधन अगर अच्छे से नहीं किया तो वो भी समय के साथ में उसकी उपलब्धता भी कम होती जाती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से स्वच्छ जल, ताजे जल की आपूर्ति जो है वो कम होती जा रही है। इसी स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे एग्जाम में इस तरीके की इंपॉर्टेंट डेट को लेकर के डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। और मेन टारगेट ये रखा था कि जितने लोगों को स्वच्छ जल की उपलब्धता नहीं है उनकी संख्या को आधा कर दिया जाए। मतलब 2005 से पहले मान लो 1 लाख लोगों को स्वच्छ जल जो है वो नहीं मिल पाता था। तो इसमें टारगेट रखा गया कि कम से कम 50,000 लोगों तक जो है वो और स्वच्छ जल की उपलब्धता हो सके। जो पहले जो 1 लाख लोग थे उसमें उनकी संख्या घटा करके 50,000 ही की जाए। अब हमें इस चैप्टर में, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जल की जो स्वच्छता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश और उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित होता है। मतलब जो जल के जो स्रोत है उनमें प्रवेश करने, जल के स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें प्रदूषकों को अलग करना, यूज किया और जल के स्रोतों में वो प्रवेश करें उससे पहले ही उसको उपचारित करना जो है वो जल स्वच्छता में आता है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है और ये जो प्रक्रम है वो कई चरणों में संपन्न होता है। देखो 2005 से 2015 तक जो दशक, अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का ये लोगो है, ये लोगो डिसाइड किया गया था और कि स्वच्छ जल जो है उसकी उपलब्धता हो सके। जो अभी हमने डिस्कस किया ना कि 10 साल जो है जल की स्वच्छता के लिए काम किया जाएगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हम पता कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर में कि जो संदूषित जल है उसको क्लीन किया जाए। तो सबसे पहले आप समझिए कि वाहित मल क्या है। वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किया जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित होता है क्योंकि तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है वर्षा जल और सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है, इसमें अधिकांश जल होता है। मतलब ये जो वाहित मल जो हमने बोला ना, इसमें मैक्सिमम पानी होएगा और जल के साथ में और सारे प्लास्टिक, कचरा, मिट्टी, ये सारे
और भी अदर अदर जैसे कुछ अदर अगर हम बात करें तो कुछ और तत्व जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, फास्फोरस, ये सब भी इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें कुछ घुले हुए और कुछ निलंबित अपद्रव्य होते हैं। ये अपद्रव्य जो है वो संदूषक कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोग वाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। तो यहाँ पर अब एक एक अशुद्धि के जो एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं। कार्बनिक अशुद्धियों की अगर हम बात करें तो मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। अकार्बनिक अशुद्धियां नाइट्रेट, फॉस्फेट धातुएं, फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, जीवाणु, हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले, अन्य सूक्ष्मजीव, पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले। ये क्या हमने डिस्कस किया? ये हमने डिस्कस किया कि जो पानी गंदा हो जाता है उसमें क्या क्या जो अशुद्धियां हैं वो हो सकती हैं। अब जल शोधन की बात कर लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि हम देखते हैं कि हमारे घरों में नलों की कनेक्टिविटी होती है। तो एक नल से पानी आता है घर के अंदर और बहुत सारे नल जुड़े होते हैं, जैसे कि किचन का, वॉशरूम का, आपका जो बाथरूम है उसका, सिंक का, ये सारे नल आपस में कनेक्ट होकर के आपस में एक जो नल है वो आपके घर से बाहर जाता है, जो गंदे पानी को बाहर लेकर के जाता है। तो इस तरीके से जो नल जो हैं वो आपस में जाकर के आगे जाकर के जो मेन होल होता है उससे कनेक्ट हो जाते हैं और इस तरीके से एक परिवहन तंत्र होता है जिससे गंदा पानी जो है उसको जिस जगह डिस्पोज किया जाता है वहां तक उसको ले जाया जाता है। मतलब एक परिवहन तंत्र होता है सीवर लाइन, जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मेन होल सामान्यतः 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों से संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां पर दिशा परिवर्तन होता है। मतलब बात की जा रही है कि जो सीवर लाइन है वहां पर मेन होल कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो पहले तो यहाँ पर बेसिक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से प्रदूषित जल का उपचार जो है वो आप अपने लोकल लेवल पर कर सकते हो, लेकिन हम डिस्कस करेंगे कि बड़े लेवल पर अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र जो है वो किस तरीके से काम करता है। देखो, अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम शामिल होते हैं। मतलब ये सारे प्रोसीजर होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जैसे ही गंदा जल एक जगह पर आकर के इकट्ठा होता है तो उस जल को इस तरीके की छलनी से गुजारा जाता है। बड़ी बड़ी लोहे की रोड लगी होती है जिससे गुजारा जाता है। इसमें से जो अपशिष्ट जल में जो भी कपड़े टुकड़े और डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक, नैपकिन, मतलब जो भी सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड जो होता है उसको इस तरीके से हटा लिया जाता है। अब क्या किया जाता है कि फिर जो पानी निकलता है उस पानी को ग्रिट और बालू, मतलब इस पानी में मिट्टी मिली हुई है, ग्रिट मिली हुई है, उसको अलग करने के लिए एक टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह में, मतलब उसकी स्पीड जो है काफ़ी कम कर दी जाती है, जिससे आप अगर अपने घर में देखो मिट्टी मिला दो पानी में, उसको थोड़ी देर से रख दो तो आप देखोगे कि पेंदे में जो बालू है, जो मिट्टी है वो जम जाएगी। तो सेम इसी तरीके से किया जाता है कि जो मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर वो पेंदे में जम जाते हैं। वहां पर अलग करने के बाद में फिर जल को एक बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका जो पेंदा होता है वो मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली में मध्य भाग में बैठ जाते हैं। अब इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है और ये जो अशुद्धि है इसको स्लज बोला जाता है, अपंक बोला जाता है। अब अपशिष्ट जल में तैरने वाले जो तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियां होती हैं उनको हटाने के लिए स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस तरीके से जो जल साफ कर लिया गया वो निर्मलीकृत जल कहलाता है। मतलब जो मल जैसी जो अशुद्धियां हैं वो पेंदे में बैठ गई, उसको खुरच करके अलग निकाल लिया और तेल और ग्रीस हटाने के बाद में निर्मलीकृत जल बच गया। अब आपंक को, जो अभी स्लज हमने हटाया ना, उसको एक टंकी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहां पर अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित उसको किया जाता है। इस प्रक्रम में जो बायोगैस, जैव गैस जो उत्पन्न होती है उसका ईंधन के रूप में या विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग कर लिया जाता है। अब जो निर्मलीकृत जल जिसमें तेल ग्रीस हटा लिया, उस जल को वायु को गुजारा जाता है। उस जल में से पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायु या जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। तो ये जीवाणु जो हैं वो छोड़े जाते हैं और जो भी गंदगी होती है उसको वो
उपभोग कर लेते हैं। कई घंटों के बाद में जल में निलंबित सूक्ष्मजीव पेंदे की टंकी में सक्रियत आपंक के रूप में बैठ जाते हैं और फिर शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रियत आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाई गई शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है और प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को विसरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों जिसे रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। नदी में जल प्राकृतिक रूप से उन्हीं प्रक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है जो वाहित मल उपचार संयंत्र में अपनाए जाने वाले प्रक्रमों की जैसी ही होती है। अब यहाँ पर एक सुझाव दिया गया है कि जो भी वाहित मल संयंत्र है उसके चारों तरफ हमें यूकलिप्टिस के वृक्ष लगा देने चाहिए। ये वृक्ष जो हैं वो अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त कर देते हैं। तो ये हमने देख लिया कि किस तरीके से जो गंदा पानी है, दूषित पानी है, उसको क्लीन किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि हमें जागरूक नागरिक बनना है। मतलब इस विश्व में जो गंदगी, जो दूषित, जो भी यहाँ पर परेशानी हो रही है, जो भी अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति हो रही है, वो मानव के प्राकृतिक और सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है। तो हमें अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उसकी विविधता को सीमित कर देना चाहिए। कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से सभी परेशान होते हैं। खुली नालियों से दृश्य जो है वो घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि नगरपालिका और ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के रूप में हम आगाह करें और इसके लिए जो भी एक सॉल्यूशन है, एक निपटान जो है उसका काम करना चाहिए। घर में हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं जिससे जो कचरा है वो कम से कम फैले। तो हमें कोशिश करनी चाहिए खाना पकाने का तेल और जो वसा है उनको नाले में ना बहें, क्योंकि ये नालियों को ब्लॉक कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये जो वसा है वो मृदा के रंध्रों को भी बंद कर देती है और मृदा जो है वो पानी को नेचुरल रूप से फिल्टर करती है। तो उसकी जो फिल्टर करने की उसकी जो पावर है, जो क्षमता है, उसको ये प्रभावित करती है। तो तेल और वसा को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ, ये जो है ये उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं। अगर हमने इसको नाली में डाल दिया और वहाँ पर जो सूक्ष्म जीव हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायता करते हैं, तो इनको भी नाली में नहीं बहाना चाहिए। चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस पदार्थ, मृदु खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में हमें ही फेंकना चाहिए, क्योंकि नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुख्य प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। तो हम घर में ये काम करके भी जो कचरा है उसको कम कर सकते हैं। अब देखो, हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि स्वच्छ जल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। स्वच्छ जल की उपलब्धता न होने की वजह से लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों की उसकी वजह से मृत्यु भी हो जाती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो, अगर हमने स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा तो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ है वो एक तरीके से जल और भूमजल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। अतः हमें कोशिश करनी चाहिए कि अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इससे हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग हो जाते हैं। तो वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था हमें करनी चाहिए। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को, मतलब खुले में शौच नहीं करना चाहिए, उसकी जगह जो है वो क्लोज लेवल पर हो और फिर उनका निपटान अच्छे से होना चाहिए। उपचार तंत्र में उसका निपटान अच्छे से हो ताकि उसकी वजह से बीमारियां जो है वो ना फैलें। ओके। सार्वजनिक स्थलों पर भी हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। कोई भी भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल जैसे हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इन सभी पर स्वच्छता का हमें ध्यान रखना चाहिए। और स्वच्छता के जो भी नियम है उनका कड़ाई से जो है सख्ती से इनको लागू करना चाहिए ताकि स्वच्छता का सभी लोग ध्यान रख सकें। तो ये हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है और इसमें बताया गया है कि अपने पर्यावरण को और स्वस्थ रखने में सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
तो यहाँ पर चैप्टर का निष्कर्ष है, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेत और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जाने वाला जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। यह वाहित मल कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर पर प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गई प्रदूषकों को निपटान हो सके। ठीक है। इसके अलावा बताया गया है कि भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते हैं तो वहाँ कम लागत के स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपंक और बायोगैस। आपंक का उपयोग आप कर सकते हो किसके लिए? एक मैन्योर के रूप में इसका उपयोग कर सकते हो और बायोगैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। खुली नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर, अन्य जैसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जिनसे रोग उत्पन्न होते हैं। खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है। तो ये चैप्टर नंबर 18 हमने कंप्लीट किया है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई हैं। आप अपने आंसर्स में इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो। और स्वच्छ जल की जो कमी हो रही है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है ये भी हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।